इस वीडियो में हम लोग एक इन्फेक्टिव बीमारी लेप्रेसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसकी डायग्नोसिस होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लेप्रेसी एक बहुत ही सामान्य बीमारी है और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम रही, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक समय में काफ़ी संकट वाली बीमारी रही है। लेप्रेसी जो है ये पहले मतलब कि आप यदि 80s 90s के आसपास चले जाएं, 70s में मतलब 1970 60 50, तो ये पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाखों की संख्या में ये बीमारी फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान डेवलप हुआ, दवाइयाँ डेवलप हुई, WHO ने इसके लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी मेहनत किया, पुश किया, तो ये बीमारी जो है अब बहुत ही लिमिटेड जगह पर ये बीमारी रह गई है। जहाँ पर 50 60 70 लाख 80 लाख मरीज होते थे, अब ये 1 लाख 2 लाख मरीज रह गए हैं और ये अधिकांश देशों से ये पूरी तरह से इरेडिकेट की जा चुकी है, मतलब कि बाहर निकाली जा चुकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब ये बहुत ही कम देशों में ये बीमारी बची हुई है। लेकिन अपना देश जो है, जो इंडिया है, वो अभी टॉप पर है। मतलब ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो अभी इंडिया में, मतलब अपने देश हिंदुस्तान में हैं। तो अभी भी हिंदुस्तान के पास एक चैलेंज के रूप में ये बीमारी बनी हुई है। WHO, इंडियन गवर्नमेंट, डॉक्टर, सभी लोग इस बीमारी को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, पूरी तरह से इस दुनिया से निकालने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और एक गोल है कि इस बीमारी को 2030 तक पूरी इंडिया से भी इरेडिकेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी वाली बीमारी रही है और इस बीमारी के मरीजों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, मतलब भेदभाव किया गया है, उनको अनदेखा किया गया है, उनसे लोगों ने दूरी बनाई है। तो इस वजह से ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान करने वाली है और जिनको भी ये परेशानी हो जाती है तो तुरंत घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब उनके साथ लोग डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना शुरू कर देंगे। तो इस बीमारी के साथ इतनी स्टिग्मा है कि लोगों को ये बीमारी जिनको भी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो जो लेप्रेसी बीमारी होती है उसमें व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल लक्षण, विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे साधारण लक्षण होते हैं जिससे कि एक आम आदमी अवगत हो सकता है, वो लक्षण है कि यदि शरीर पर सफ़ेदी लिए हुए वाइटिश स्पॉट आते हैं, मतलब कि यदि सफ़ेदी लिए हुए सूखे स्पॉट, ड्राई स्पॉट, मतलब कि उस स्किन पे ऐसी लगेगी कि तेल नहीं लगी है, बिल्कुल सूखी है, ड्राई है और उस पर बाल नहीं होंगे और साथ में ही उसमें जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब शून्यपन हो जाता है। तो वो शून्यपन जो होगी वो सुई चुभोने से या पेन चुभोने से या चिंगोटी काटने से व्यक्ति को वहाँ पे कम पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, या फिर टेम्परेचर सेंसेशन, मतलब ठंडा और गर्म पानी का मतलब कि सेंसेशन वहाँ से उस पैच में, जिस पैच जैसे यहाँ पर यदि लेप्रेसी का पैच हुआ तो उस सफ़ेदी लिए होगा, ड्राई होगा, रूखा, और जो रोए हैं वहाँ से वो उड़ जाएगा और उसमें सेंसेशन गायब हो जाएगी। तो ये जो पैटर्न है सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न के रूप में देखा गया है। हालांकि जो लेप्रेसी है उसका बहुत ही वैरायटी ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसके वैरायटी हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जो मोटा मोटा जो टाइप इसको डिवाइड किया जाता है वो 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ट्यूबरकुलाइड स्पेक्ट्रम की लेप्रेसी और दूसरा जो होता है लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम की लेप्रेसी। तो जो ट्यूबरकुलाइड स्पेक्ट्रम की लेप्रेसी होती है उसमें बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, उसकी संख्या कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पे कुछ पैचेस या ढेर सारे पैचेस भी, जो मैंने अभी बताए, सफ़ेद रंग के, बिना बाल के, और उसमें शून्यपन होगा, तो वो चकत्ते के तौर पे शरीर में तमाम जगहों पे फैले रहते हैं। कभी कभी किसी किसी मरीज में एक ही पैच होगा, सिंगल पैच,
कुछ मरीजों में मल्टीपल पैचेज होते हैं। तो जो ट्यूबरकुलाइड स्पेक्ट्रम होता है उसमें बैक्टीरिया कम होती है शरीर के अंदर, मतलब मरीज के शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कम स्तर का इन्फेक्शन है। जो लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम की लेप्रेसी है उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि व्यक्ति का पूरा शरीर बैक्टीरिया से इन्फिल्ट्रेटेड मिलेगा, मतलब पूरे चेहरे पे इन्फिल्ट्रेशन होगा, स्किन मोटी हो जाएगी, उस पे जो पोर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और कान की साइज बड़ी हो जाएगी, नाक की साइज बड़ी हो सकती है, या कई बार नाक का सेप्टम टूट करके पिचक जाता है, नाक पिचकी हुई। इसको एक विशेष टर्म भी दिया जाता है लियोनिन फेसिस, मतलब चेहरे की चमड़ी और कान की चमड़ी इस तरह से मोटी होगी कि जैसे शेर की शक्ल जैसी वो थोड़ी सी मिलती जुलती अपीयरेंस आने लगती है। नाक लेट स्टेज में पिचक जाती है, चेहरे की चमड़ी मोटी हो जाती है, तो इसको इसीलिए नाम इसका दिया गया है लियोनिन फेसिस। साथ में जो हाथ पैर की स्किन है वो ग्लव्स और स्टॉकिंग, जो दस्ताने होते हैं और मोजे, मतलब उस तरह से पूरा उस एरिया में, जैसे दस्ताने जो यहाँ तक पहने जाते हैं जिस एरिया में, वो पूरा सुन्न हो जाती है। तो ये होती है लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम में सिम्टम्स। इसके बीच में भी लेप्रेसी के बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं जिन्हें बॉर्डर लाइन लेप्रेसी बोला जाता है, तो उसके भी कई सारे वैरायटी हैं। तो उसमें दोनों स्पेक्ट्रम के फीचर्स मिल सकते हैं, मतलब जो ट्यूबरकुलाइड स्पेक्ट्रम की मैंने बात की और जो लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम की बात की। इसके अलावा ये जो अभी मैंने डिस्कस किया है ये कॉमन वेरिएंट की बात की है। जो अनकॉमन वेरिएंट होता है वो उसके और भी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे दर्द आते हुए पैचेस, कि जैसे वो पैचेस लाल हो गया, कभी कभी सुर्ख लाल, रेड लाल हो जाता है, और उसमें व्यक्ति को दर्द भी होता है। नसें जितनी हैं, जो नसें हैं ये अल्नर नर्व, बॉडी के जो दूसरे नर्व हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व, पैर की नसें, हाथ की नसें, गर्दन की नसें, चेहरे की नसें, ये सब नसें भी डैमेज हो सकती हैं, उनमें दर्द और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पेनफुल, मतलब मरीज अपना टहल पाना, घूम पाना, इतना भी दर्द हो सकता है इन मरीजों में। तो ये सब भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा जोर दिया साधारण वैरायटी पे कि जिसमें आप जल्द से जल्द साधारण लोग भी, जो जनरल पॉपुलेशन है, कॉमन लोग हैं, वो उसे भी इसे देख करके तुरंत इलाज शुरू करवा सकते हैं। नसों में जब दर्द होगा तो वो मरीज डॉक्टर के पास तो आ ही जाता है, लेकिन जब इस तरह के पैचेज होते हैं, सफ़ेदी लिए हुए पैचेज, जैसे एक कोई पैच है पीठ पे, उसमें सफ़ेदी है, उसमें बाल गायब है, सूनापन है, तो आदमी इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, सोचता है कि ऐसे ही हो गया होगा, और इंतज़ार करता है कि बीमारी यदि बढ़ेगी तब इसका इलाज कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस तरह का पैचेज आएगा तो आपको, आपके जानने वाले को, किसी को आए, आपको आए, तुरंत आपको डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज करवाना है, क्योंकि लेप्रेसी अब बिल्कुल ही ठीक होने वाली बीमारी है। जैसे आपको लेप्रेसी हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका पूरा इलाज है। ये बीमारी अब पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, टोटली क्यूरेबल डिजीज है। तो हमने इसके लक्षण के बारे में बात की। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे घाव बन सकता है, अल्सर बन सकते हैं निशान में, पैर की स्किन में अल्सर बन सकते हैं, पैर की जो उंगलियां हैं उनमें बड़े बड़े घाव बन सकते हैं, जो तलवे वाले हिस्से हैं उसमें भी बड़े बड़े घाव बन सकते हैं, उंगलियां कट के गिर भी सकती हैं, नाक के अंदर छेद भी हो सकता है। लेट स्टेजेस में शरीर के अंदर भी असर पड़ सकता है, किडनी पे असर पड़ सकता है, जो टेस्टिस होती है उस पे असर पड़ सकता है, लीवर पे असर पड़ सकता है। ये सब बहुत ही वैरायटी ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो इस बीमारी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है, क्या है इसका कारण, कैसे ये होती है। तो ये जो बीमारी होती है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, एक प्रकार का जीवाणु है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आंखों से न दिखाई देने वाला एक कीटाणु है, एक इन्फेक्शन है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये टीबी फैमिली का होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी बीमारी होती है, सांस की खांसी वाली जो बीमारी होती है, उसी बीमारी
उसी बैक्टीरिया का, एक तरह से कह सकते हैं मोटा मोटा, उसी परिवार का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का ही भाई है, उससे भिन्न बैक्टीरिया है। मतलब ये टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, ये उसी से मिलता जुलता बैक्टीरिया है, उसी परिवार का माइकोबैक्टीरियम फैमिली का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से न जाना जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो, जो यदि किसी व्यक्ति को लेप्रेसी है तो उसके सांस वाले रास्ते में ये बैक्टीरिया रहता है, प्लस और भी जगह रहता है, लेकिन जब सांस वाले रास्ते में बैक्टीरिया है तो व्यक्ति सांस ले रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो बैक्टीरिया बाहर हवा में आता है और उस सांस को आप इनहेल करें तो ये बैक्टीरिया आपके भी सांस में आ जाएगा। लेकिन आपके सांस में आ जाना ही काफ़ी नहीं है इस बैक्टीरिया के द्वारा रोग पैदा करने के लिए। लेकिन यदि लंबे समय तक बैक्टीरिया से एक्सपोजर हो, मतलब सालों साल एक्सपोजर हो, तो सामान्य लोगों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए लेप्रेसी से पीड़ित मरीज के जो घर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जैसे एक बार एक्सपोजर हुआ, जैसे एक बार लेप्रेसी का मरीज आपके ऊपर छींक दिया, खांस दिया, तो ऐसा नहीं है कि लेप्रेसी हो जाएगा। जैसे डॉक्टर होने के नाते हम लोग लेप्रेसी के मरीज के कांटेक्ट में लगातार आते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को लेप्रेसी नहीं होती है क्योंकि रेगुलर एक्सपोजर नहीं है। जैसे ओपीडी में कोई मरीज आया तो टेम्पोररी बेसिस पे बहुत थोड़े देर के लिए उसके सांस को साझा करता है व्यक्ति। तो जो घर के लोग हैं, जो 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, सालों साल एक्सपोजर हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही ये बीमारी पैदा होती है। दूसरी चीज़ समझने वाली बात यह है कि तुरंत आपको लेप्रेसी नहीं हो जाएगा। लेप्रेसी आपको 1 साल से, जैसे एक्सपोजर हो रहा है लगातार, तो उस एक्सपोजर के 1 साल से लेकर के 20 साल के बाद तक लेप्रेसी देखा गया है। मतलब कि सालों साल एक्सपोजर होता रहा, फिर आपको ये बीमारी हुई। दूसरी चीज़ कि ये बीमारी जितने भी लोगों को एक्सपोजर सालों साल भी हो रहा है, तो उनमें से सबको नहीं होती है। इस जो रिसर्च किए गए हैं उसमें पाया गया है कि 5% से बराबर या उससे कम लोगों, मतलब कि यदि लगातार एक्सपोजर हुआ 100 लोगों को, जैसे एक छत के नीचे 100 लोग रह रहे हैं लेप्रेसी मरीज के साथ में, तो सालों साल उसके साथ रहने के बाद भी 100 में से केवल 5 लोग या उससे कम लोगों में ही ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर पाती है। इसके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक कारण है कि बैक्टीरिया, जैसे आपने लेप्रेसी बैक्टीरिया लेप्रेसी मरीज से रिसीव किया तो आपके सांस वाले रास्ते में चली गई, लेकिन जो हमारे सांस के रास्ते में जो हमारी खुद की इम्यूनिटी वाली कोशिकाएं होती हैं, रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो लेप्रोसी के कीटाणु जो जीवाणु हो उसको खत्म कर देती है, मार देती है। तो बैक्टीरिया मर गया तो कीटाणु शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, इन्वेड नहीं कर पाया। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो आपकी, खाना पीना आपका अच्छे से टाइम से ना हो, आपका डाइट अच्छा ना हो, दूसरी किसी बीमारियों से पीड़ित हो जैसे HIV, डायबिटीज़, तो जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाली बीमारियां हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क पाया गया है यदि इन्फेक्शन का एक्सपोजर कंटिन्यूअस हो तो इसीलिए देखा गया है कि जो गरीब पुअर कम्युनिटी है, जहाँ पे भोजन पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, फल विटामिन्स वाली चीज़ें, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं है, उन्हीं लोगों में ये ज़्यादा, मतलब निचले तबके के, समाज के निचले वर्ग के लोगों में ही ये बीमारी ज़्यादा देखने को पाई गई है। और इसी वजह से, निचले वर्ग में होने की वजह से ही ये बीमारी जो है अच्छे से इसके बारे में जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो इस बीमारी के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांति भी फैली हुई है। जैसे काफ़ी लोग इस बीमारी को, जब सफ़ेद पैचेस आते हैं तो उसको चरक से कंफ्यूज कर जाते हैं। एक सफ़ेद रोग की बीमारी होती है चरक, विटिलाइगो जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में, उससे काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कुछ लोगों को मन में डर रहता है कि चरक की बीमारी उन्हें न फैल जाए, तो इस वजह से भी वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो चरक से भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चरक को लेप्रेसी समझ लेते हैं, कुष्ठ रोग समझ लेते हैं,
हैंसन डिजीज समझ लेते हैं। इसी बीमारी का दूसरा नाम हैंसन डिजीज भी है, हिंदी में कुष्ठ रोग भी इसको बोला जाता है। तो ये जानकारी आपको कुछ हद तक क्लियर हुई होगी कि बीमारी कैसे फैलती है, इसके क्या लक्षण हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे हो। तो इस बीमारी का डायग्नोसिस जो होता है मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर्स के लिए, एक स्किन डॉक्टर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होता है। मतलब स्किन डॉक्टर आपका एग्जामिन करके आसानी से इस बीमारी को पकड़ लेगा। वो कुछ टेस्ट करेगा, जैसे पिन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ठंडे गर्म पानी का टेस्ट करेगा, हॉट कोल्ड वाटर का, कुछ नर्व का टेस्ट करेगा। तो उस टेस्ट के माध्यम से इस बीमारी का वो जांच कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पे इसमें स्लिट स्किन स्मीयर, मतलब थोड़ा सा आपके कान की स्किन को या जो पैचेज हैं उसको चीरा लगा करके माइक्रोस्कोप में जांच कर लिया जाता है। उससे ज़रूरत पड़ने पे जहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है दूसरे रोगों से, तो वहाँ पर इस टेस्ट को कर लिया जाता है। जहाँ पर ये सुविधा आसानी से उपलब्ध है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर डॉक्टर तुरंत ही निर्देश देता है इस टेस्ट का। साथ ही स्किन बायोप्सी इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। स्किन बायोप्सी मतलब कि छोटा सा आपके स्किन का टुकड़ा 2 mm या 4 mm, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा काट करके, सुन करके टुकड़ा ले लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो जब बायोप्सी इस बीमारी में आपका डॉक्टर एडवाइस करे तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। बायोप्सी बहुत ही साधारण सिंपल टेस्ट है। बायोप्सी की जब भी बात होती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया है, तो वो भ्रांति नहीं रखनी है। बायोप्सी लेप्रेसी में बहुत ही सामान्य तरीके से की जाती है। नेक्स्ट, एक बार जब डायग्नोसिस बन जाता है तो इसका इलाज करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी नसों में दर्द होता है, नसों में सूजन आती है, तो मरीज को ये लगता है कि लेप्रेसी जो है एक न्यूरोलॉजी की, मतलब नसों की बीमारी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेप्रेसी एक प्राइमरली स्किन का बीमारी है, मतलब कि आपको ज़्यादातर स्किन के डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। मतलब डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इसको देख सकता है, इलाज कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है, जनरल मेडिसिन कर सकता है, फिजिशियन कर सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है कि यदि आप स्किन डॉक्टर के, अपने त्वचा रोग जो चमड़ी का जो डॉक्टर है उसके संपर्क में रह करके ही इसका इलाज करवाएं, क्योंकि उसी डॉक्टर को इसका ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि ये प्राइमरली चमड़ी के डॉक्टर के द्वारा जांची जाती है और इलाज की जाती है। जो नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, तो इसका इलाज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इसका पूरी तरह से क्योर है। अब बहुत सारी इसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। इसका पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, मरीज को टाइम टाइम पे दिखाना होता है। दवाइयाँ यदि सही से करें तो इस बीमारी से 100% इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो इस बीमारी को हो तो पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिल करके इसका तुरंत इलाज करवाएं। थैंक यू।